आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है। पहली बात तो ये कि पर्सपेक्टिव क्या होता है। पर्सपेक्टिव होता है किसी चीज़ को देखने का नज़रिया, ठीक है, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हो, किस एंगल से देखते हो, उसको कहते हैं पर्सपेक्टिव। और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो गया कि किसी चीज़ को सोशियोलॉजिकली आप कैसे व्यू करोगे, ठीक है, हाउ टू व्यू समथिंग सोशियोलॉजिकली, ठीक है, किसी चीज़ को सोशियोलॉजिकली आप कैसे देखोगे उसको बोलते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। देखिए, हर चीज़ को हम किसी न किसी पर्सपेक्टिव से तो देख ही रहे होते हैं। मान लीजिए ये कोई वॉल है, दीवार है, ठीक है, जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब इसको आप अलग अलग नज़रियों से देख सकते हैं। मान लीजिए अगर हम ये देखते हैं इसकी हाइट कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इसमें ब्रिक्स जो हैं उनमें कौन कौन से बॉन्ड्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं, इसमें सीमेंट कितनी यूज़ हुई है, इसकी कॉस्ट एनालिसिस करते हैं वो कितनी है, ठीक है, एस्टिमेशन करते हैं इसमें। तो ये सब जो है ये अगर हम देखें तो ये हमने कौन से नज़रिए से देखा, इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से, कि एक इंजीनियर जो है वो इसको इस नज़रिए से देखेगा। अगर हम इसकी ये देखें कि ये फर्स्ट टाइम कब बनी थी, ठीक है, और किसने बनवाया था, हु बिल्ट इट, तो ये सब जो है ये आ गया इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। मतलब एक हिस्टोरियन जो है वो इसको इस नज़रिए से देखेगा। मान लीजिए इसका हमने सोशियोलॉजिकली देखना है, तो सोशियोलॉजिकली मतलब सोसाइटी वगैरह से रिलेटेड इसमें क्या आएगा। तो हम देखते हैं कि पहली बात के वॉल बनाई ही क्यों जाती है, तो ये क्या है कि एक ये तो प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल जो है उसको इंश्योर करती है फ्रॉम सोसाइटी से एक इंडिविजुअल वॉल बना के इंश्योर करता है। या ये हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये क्या करती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का जब कंसेप्ट आता है तो वॉल का कंसेप्ट आता है। एक इंडिविजुअल जो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या करता है, मार्क करने के लिए, सोसाइटी से अलग दिखाने के लिए वो वॉल बनाता है। मतलब ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, आपने कहीं लिखना नहीं है, बट आपको थोड़ा सिखाने के लिए कि पर्सपेक्टिव क्या होता है, किस तरीके से हमने सोशियोलॉजिकली इसको देखा, इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। तो आज हम इसको देखेंगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है, ठीक है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। देखिए इसमें एक तो मैं आज आपको जनरल सेंस में बताऊंगा कि आपने अगर, ऐसे तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं वो भी मैं आज आपको बताऊंगा, 3 मेजर पर्सपेक्टिव बताऊंगा और एक जनरल सेंस में मैं बताऊंगा, ताकि आपको अगर वो 3 मेजर पर्सपेक्टिव से कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप जनरली भी उसका आंसर जो है जनरली कुछ चीज़ें दिमाग में रख के निकाल पाए। पहले मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं अक्सर। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया यूपीएससी में और जेकेपीएससी में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए ये कोविड के इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, कोविड-19 जो है उसका, उसके इम्पैक्ट पे एक क्वेश्चन आता है। तो जनरली एक जीएस जिस बंदे ने पढ़ी है और जिसने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी है, कोई और ऑप्शनल है, तो वो भी उस पर लिख पाएगा, ठीक है। लेकिन जब सोशियोलॉजी में आंसर क्वेश्चन आता है तो उसमें वो साथ में लिख देते हैं, अगर लिखा भी ना हो तब भी आपको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ही लिखना होता है आंसर। तो वो लिख देते हैं कीपिंग सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन माइंड, कि इस कोविड-19 के इम्पैक्ट लिखो कीपिंग सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन माइंड, वो पहले ही लिख देते हैं। अगर लिखा भी नहीं होगा तो ये अंडरस्टूड है कि एक सोशियोलॉजी के पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को माइंड में रख के ही आंसर लिखना है। अगर आप जनरल पर्सपेक्टिव से लिखोगे तो आपको क्वेश्चन में आंसर जो है वो क्वेश्चन में जो मार्क्स हैं आपके आंसर के लिए वो कम मिलेंगे। तो जनरल सेंस में पहले हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको 3 मेजर जो इसके पर्सपेक्टिव होते हैं वो मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि डिटेल में वो आगे हमने अलग से ही पढ़ने, जब वो आएंगे तब पढ़ेंगे। आज मैं उनका ओवरव्यू दूंगा
आपको विद एग्जांपल्स, ठीक है। पहले हम जनरल सेंस में पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो जनरल सेंस में सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आपने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अपने माइंड में रखने। ये किसी पेपर में आपको क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट इज सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, आ भी सकता है बट ज़्यादा चांसेस है कि नहीं आएगा इस पर, बट आपको माइंड में होना चाहिए ताकि आपको कोई भी आंसर लिखो तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को माइंड में रख के लिखो। आपको पॉइंट्स भी मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा अगर आपके माइंड में ये रहेगा कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है। तो पहला हमारा पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि ये आएगा सीइंग जनरल इन पार्टिकुलर, ठीक है। ये पहला अपने अपने माइंड में रखना कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है। उसमें हम किसी पार्टिकुलर चीज़ में भी जनरल चीज़ को ढूंढते हैं, जनरल पैटर्न्स को ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी जो होती है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करें, मतलब साइकोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें हम ये देखते हैं कि कोई पार्टिकुलर इंडिविजुअल है उसका बिहेवियर हम देखते हैं, ठीक है। पार्टिकुलर इंडिविजुअल्स बिहेवियर वो हम उसमें उसको स्टडी करेंगे और हम ये कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का बिहेवियर जो होता है, इंडिविजुअल का बिहेवियर वो यूनिक होता है, हर एक इंडिविजुअल का बिहेवियर यूनिक रहता है, ठीक है। और ये सोशियोलॉजिस्ट भी मानते ही हैं। तो अब सोशियोलॉजिकली एक पार्टिकुलर चीज़ को जब हम स्टडी करेंगे, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर स्टडी करेंगे तो हम उसमें पार्टिकुलरली उसकी यूनिक चीज़ों को स्टडी नहीं करेंगे, हम उसमें जनरल चीज़ें ढूंढेंगे, ठीक है। कि एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में क्या चीज़ें हैं जो जनरल हैं, जो जनरल पैटर्न है, मतलब हर एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में वो चीज़ें आपको एक सोसाइटी में मिलेंगी। तो ये जनरल चीज़ें देखने के लिए आपके माइंड में कुछ चीज़ें आप रखना, ठीक है, जैसे जेंडर, क्लास, ठीक है, कास्ट, रिलीजन, ये चीज़ें आपके जब भी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आए तो आपके माइंड में ये चीज़ें आनी चाहिए, जेंडर, क्लास, कास्ट, रिलीजन, एज, ठीक है, या कंट्री, ये वगैरह चीज़ें आपके माइंड में आ जानी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ इनको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे पार्टिकुलर एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसको आपने स्टडी करना है, एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल है, आपने उसको स्टडी करना है, ठीक है। कि मान लीजिए पार्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं, इसको मान लेते हैं एक औरत है, ठीक है, एक वुमेन है, ठीक है, और उसने चॉइस लेनी है शादी करने की, ठीक है, वांट्स टू चूज ए स्पोज। एक औरत है, उसने अपने एक मतलब शादी करने के लिए एक शख्स को चुनना है, एक मर्द को चुनना है, तो वो कैसे चुनेगी, ठीक है। अगर एक साइकोलॉजिस्ट होगा वो नॉर्मली वो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो वो इसमें पार्टिकुलर चीज़ें देखेगा कि हर एक इंडिविजुअल जो होती है, हर एक औरत जो होती है वो लव के बेसिस पे जिससे वो शादी प्यार करती है उसको ही चुनेगी, ठीक है। बट हमने सोशियोलॉजिकली देखना है कि जनरल पैटर्न क्या है, मतलब जनरली क्या कौन सी चीज़ें ये इस औरत के माइंड में होंगी जो सोसाइटी की हर औरत के माइंड में होंगी, ठीक है। मतलब क्या चीज़ें इस औरत के माइंड में होंगी जिसके बेस पे ये अपना सपोज चूज करेगी कि जो जनरली पूरी सोसाइटी के माइंड में वही चीज़ें, पूरी सोसाइटी की औरतों के माइंड में वही चीज़ें होंगी और उनके बेस पे ही वो सेलेक्ट करेंगी। तो पहले हमने देख लिया कि जेंडर तो उसका हमें पता ही है वुमेन है, और दूसरा हम देखो क्या चीज़ें डिटरमाइन करेंगी, रिलीजन। फॉर एग्जांपल इस औरत का अगर हम रिलीजन देख लें, मान लीजिए ये मुस्लिम है, ठीक है, तो एक मुस्लिम औरत के माइंड में देखो, आप जनरली देखोगे कि जितनी भी एक इंडिविजुअल ले लो तो वो लव का मामला तो बाद में आएगा, पहले ये कि मुस्लिम है तो उसके माइंड में ये रहेगा कि उसका जो स्पोज है वो भी मुस्लिम होना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब अब कोई भी, अब ये एक इंडिविजुअल को आप स्टडी कर रहे हो बट उसमें जनरल पैटर्न देख रहे हो कि अब कोई भी आप औरत उठा लो सोसाइटी की, उस अगर वो मुस्लिम है, मुस्लिम की है, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो वो ये पहली होगी कि वो मुस्लिम मुस्लिम जो है लड़का हो जिससे वो शादी करना चाहती है। फिर अगर हम उसकी कास्ट देखें तो वो ये देखेगी, मान लीजिए कास्ट या सेक्ट देख लेते हैं, तो वो सेक्ट मान लो कि वो सुन्नी है, तो वो चाहेगी कि वो जो उसका सपोज हो वो शिया ना हो, ठीक है, वो शिया ना हो, ये आ जाएगा उसका कास्ट। इसी तरीके से अगर वो कश्मीरी है तो वो मतलब उसमें ये वो देखेगी कि वो या तो कश्मीर का ही हो,
या नियर बाई स्टेट्स वगैरह का हो, ठीक है। तो ये देखिए कि एक औरत की जो चॉइस है उसको सोसाइटी जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। तो मतलब पर्सनल जो होता है ना विल, हम बोलते हैं कि फ्री विल, हर इंडिविजुअल के पास फ्री विल होती है। ये कौन कहता है, साइकोलॉजी वगैरह या फिलोसफर्स जो हैं ये चीज़ें मानते हैं कि हर इंडिविजुअल के पास फ्री विल होता है। सोशियोलॉजी में हमने, जब हम सोशियोलॉजिकली देखते हैं तो हमने ये मानना कि फ्री विल वगैरह कुछ नहीं होती, ये सब बकवास होता है। सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल की जो फ्री विल है उसको लिमिट कर देती है, उस पर लिमिट डाल देती है, ठीक है। देखिए इस औरत पे कैसे लिमिट डाल दी, ये पूरी कंट्री में से सिर्फ उन मर्दों को चुन पा रही है, ठीक है। इसके पास फ्री विल है लेकिन मर्द चुनने की, लेकिन सिर्फ मुस्लिम्स को ही चुन पा रही है क्योंकि सोसाइटी की वजह से प्रेशर है। अगर वो ये मुस्लिम्स में से नहीं चुनती है तो फिर उसको क्या होगा, सोशल कंट्रोल होगा। अगर कोई और चुनती है तो उसको फिर सोसाइटी की तरफ से पुनिशमेंट मिलेगी। वो पुनिशमेंट अलग टाइप की हो सकती है, आउट कास्ट हो सकते हैं वो, ठीक है, या सार्केस्टिक पुनिशमेंट होती है, लोग उन पे हंसेंगे, ठीक है, या आउट कास्ट कर देंगे। तो ये वगैरह चलता है, ठीक है। पहला हमारा पॉइंट क्या था कि जब भी हमें कुछ क्वेश्चन आएगा तो हमारे माइंड में होना चाहिए कि कुछ भी हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हमने जनरल चीज़ें ढूंढनी है, और जनरल चीज़ें मतलब पार्टिकुलर चीज़ों में भी हमने देखना है कि जनरल क्या है, पूरी सोसाइटी में जनरल पैटर्न क्या है जो एक इंडिविजुअल में मौजूद है लेकिन वो हर इंडिविजुअल में भी मौजूद है, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जांपल ली औरत की, ठीक है, और हमारा पर्सपेक्टिव क्या था, ये पहला पॉइंट क्या था देखने का, सीइंग जनरल इन पार्टिकुलर, ठीक है। इसी तरीके से हम देख लेते हैं, मान लीजिए दूसरा पॉइंट जो हमारा वो ये है कि सीइंग स्ट्रेंज इन फेमिलियर, मतलब जो चीज़ फेमिलियर है, आम सी है, कॉमन सेंस वाली चीज़ है, उसमें भी हमने स्ट्रेंज चीज़ें देखनी है, ठीक है। उसमें भी हम स्ट्रेंज चीज़ें देखेंगे तो हम जो है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे ही पहुंचेंगे। मान लीजिए ये कोई स्कूल है, ठीक है, ये कोई हमारा छोटा सा स्कूल है, तो ये हमारा स्कूल आ गया। अब हम ये स्टडी कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल है वो स्कूल में जा रहा है, ठीक है, एक इंडिविजुअल है वो स्कूल में जा रहा है, तो अब हमने स्कूल में एडमिशन ले रहा है, ठीक है। तो हमने इसमें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिवली इसको स्टडी करना कि स्कूल में एक इंडिविजुअल जो है वो एडमिशन ले रहा है, तो इसमें सोशियोलॉजिकली हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो पहले जैसे मैंने बोला, आप स्ट्रेंज चीज़ें देखने के लिए, जैसे जनरल चीज़ें देखने के लिए देखते थे वैसे ही आप स्ट्रेंज भी देख सकते हो। जेंडर देखो तो हमें पता चलेगा कि अगर दोनों जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, को एजुकेशन है, तो मतलब ये सोसाइटी थोड़ी क्या है, लिबरल है, तो हम इस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। अगर को एजुकेशन नहीं है तो हम बोलेंगे वो उतनी ज़्यादा लिबरल नहीं है, औरतों के लिए अलग स्कूल है, मर्दों के लिए अलग स्कूल है। और कास्ट के बेस पे देख लो, तो कास्ट के बेस पे यहाँ पे स्टडी करो कि क्या ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण और जो दलित हैं वो दोनों इस स्कूल्स में पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, और अगर दोनों पढ़ते हैं तो मतलब थोड़ा लिबरल है। और देखो अगर ऐसा भी होता है, क्या दलित और जो ब्राह्मण है एक ही स्कूल में वो इकट्ठे पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, एक ही मतलब जो आपका बर्तन है, ठीक है, उससे पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, या उनका सीटिंग पैटर्न क्या है, वो इकट्ठे बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। फिर एज देखो, तो आप देखो कि स्ट्रेंज क्या है एज के रिलेटेड, देखो कि आप कोई भी स्कूल, अगर ये स्कूल है तो आप देखो कि स्कूल में सिर्फ आपको नॉर्मली 6 से 18 ईयर्स के बच्चे जो हैं वही स्कूल में जाते हैं। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है ना, स्कूल में ऐसे ही देखेंगे, हम इस पर क्वेश्चन भी नहीं उठाते, लेकिन एक सोशोलॉजिस्ट इस चीज़ पे भी क्वेश्चन उठाएगा कि क्या वजह है 6 से 18 साल के बच्चे ही स्कूल में होते हैं, क्यों नहीं एक 60 साल का शख्स जो है वो स्कूल में पढ़ता है। तो ये मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये कितनी स्ट्रेंज बात है कि क्या वजह है, एक बूढ़ा बंदा स्कूल में क्यों नहीं पढ़ सकता, क्या उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है। तो ये चीज़ें जब ये ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे तो इसका मतलब आप एक सोशोलॉजिस्ट की तरह सोच रहे हो, ठीक है। 60 साल का बंदा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, एज के बेस पे देखा आपने, जेंडर के बेस पे मर्द क्यों पढ़ पा रहे हैं, औरतें क्यों नहीं, मर्दों का ड्रॉप आउट रेट कितना है स्कूल से और औरतों का कितना है, इनरोलमेंट रेट कितना है, ये चीज़ें जब आप देखोगे मर्दों का वर्सेस औरतों का, तो आपने इसका मतलब आपने स्ट्रेंज चीज़ें देखी हैं फेमिलियर में। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, देखिए हम एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं जो हम आगे भी पढ़ेंगे और आपके सिलेबस में भी है, इमाइल दुर्खाइम,
ये हमारे सिलेबस में एक सोशियोलॉजिस्ट है जिसकी हमने पूरी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। थिंकर्स को तो डिटेल में ही पढ़ना है। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ जो आगे भी हमने पढ़नी है। इसने एक बुक लिखी थी सुसाइड पे, ठीक है। अब देखिए सुसाइड बहुत ज़्यादा पर्सनल इशू होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पर्सनली, मतलब एक बंदे ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना है तो ये तो उसकी पर्सनल चॉइस है ना, ठीक है। एक ज़िंदगी को ख़त्म करना और फ्री विल है, वो जैसे मर्जी करे। लेकिन दुर्खाइम ने ये भी साबित किया कि नहीं, जो एक बंदे ने सुसाइड करनी है वो भी सोसाइटी पे डिपेंड करता है। सोसाइटी की वजह से प्रेशर रहता है, सोसाइटी डिटरमाइन करती है सुसाइड रेट्स को। किसी सोसाइटी में सुसाइड लोग ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे, वो सोसाइटी की कंडीशंस क्या है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मतलब एक इतना पर्सनल इशू भी ज़्यादातर इससे पहले दुर्खाइम से पहले सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ने ये स्टडी किया था सुसाइड को, लेकिन ये पहला था जिसने कहा नहीं, हम इसको इतने पर्सनल इशू को भी हम सोशियोलॉजिकली स्टडी करेंगे और सोसाइटी जो है वो डिटरमाइन करती है कि इंडिविजुअल सुसाइड करेगा कि नहीं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसने अपनी स्टडी की, वो हम बाद में पढ़ेंगे एंड पे, और वो उसमें इसने ये फाइंड किया था कि मेन का, जैसे मैंने बोला ना, जेंडर बाई जेंडर हम देखेंगे। अब हम मान लेते हैं कि हम दुर्खाइम में, तो हम सुसाइड का देख रहे हैं, हम जनरल अपने पॉइंट्स दिमाग में रखेंगे। जेंडर पे देखा तो हमने मेन वर्सेस वीमेन देखा। रिलीजन के बेस पे देखते हैं हम, तो रिलीजन के बेस पे हमने देखा, उसने देखा था जो क्रिश्चियंस, वो क्रिश्चियन था, फ्रांस में स्टडी की थी, तो प्रोटेस्टेंट्स एक सेक्ट था रिलीजन का वर्सेस कैथोलिक्स ऑर्थोडॉक्स होते हैं और प्रोटेस्टेंट्स बहुत लिबरल होते हैं, ठीक है। फिर आ गया क्लास बेस देखते हैं, अमीर गरीब, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं वेल्थी पर्सन, ठीक है, जिनकी वेल्थ ज़्यादा है, और यहाँ पे मान लेते हैं पोर, ठीक है। ये आ गया क्लास वर्सेस। इसी तरीके से हमने देख लेते हैं हम एज बेस पे, तो हम देखते हैं एडल्ट्स, ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं थोड़े यहाँ पे देख लेते हैं हम एड पर्सन, ठीक है, एल्डरली पर्सन। तो उसने ये देखा कि मेन में, प्रोटेस्टेंट्स में, वेल्थी में और एडल्ट्स पर्सन में, एडल्ट्स भी कौन से, अनमैरिड, ठीक है, अनमैरिड, ये हम शादी के बेस पे भी देख लेते हैं, अनमैरिड वर्सेस मैरिड, ठीक है। तो उसने ये देखा कि इन वालों में सुसाइड रेट्स ज़्यादा हैं, और आज भी आप देखोगे कि मर्दों में, इंडिया में भी, किसी भी कंट्री में देख लो, मर्दों में औरतों से 4 गुना ज़्यादा सुसाइड होती है। प्रोटेस्टेंट में, कैथोलिक से ज़्यादा होती है, वेल्थी में, पोर से ज़्यादा होती है, एडल्ट्स में, एज से ज़्यादा एडल्ट सुसाइड करते हैं, अनमैरिड लोग मैरिड से ज़्यादा करते हैं। तो उसने कहा कि देखो किस तरीके से जेंडर सोसाइटी में वो डिटरमाइन कर रहा है आपका, मतलब अगर आप मर्द हो तो आपके सुसाइड, आपका ये डिपेंड नहीं करता कि आप सुसाइड कर रहे हो कि नहीं, आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपका सुसाइड रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रोटेस्टेंट अगर आप हो तो आपके मरने के चांसेस ज़्यादा हैं आपके सुसाइड के। तो अगर आप बाई चांस अगर आप कैथोलिक होते तो आपके सुसाइड, मतलब आपकी चॉइस, तो हमारी चॉइस ही नहीं है मरना या क्या, ये डिपेंड करता है हम कौन सी सोसाइटी में पैदा हुए। अगर हम अमीर हैं तो हमारे ज़्यादा चांसेस हैं सुसाइड करने के, गरीब हैं तो कम, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री विल का वो कंसेप्ट, बहुत ज़्यादा फ्री विल को लिमिट कर दिया है, किसने, सोसाइटी ने, ठीक है। हमारी एज जो है वो भी लिमिट डाल दी है, हमने शादी की है कि नहीं, वो चीज़ें नहीं। तो उसने ये कैसे साबित किया था, इस चीज़ को स्टडी किया था, उसने बेसिकली ये कहा, उसने 2 फैक्टर्स दिए थे, रीज़न क्या दिए थे, एक सोशल इंटीग्रेशन और सोशल रेगुलेशन, कि कोई सोसाइटी होती है उसमें रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा रूल्स लॉज वगैरह होते हैं, ठीक है। और कोई सोसाइटी होती है उसमें इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। फिर एक सोसाइटी होगी इंटीग्रेशन बहुत कम में, रेगुलेशन एक में बहुत कम में, ठीक है। तो मान लीजिए, फ़र्ज़ कर लीजिए, उसने कहा कि इंटीग्रेशन अगर ज़्यादा हो ना, मतलब नॉर्मल सी हो एज़ कम्पेयर टू, कम ना हो, थोड़ी ज़्यादा हो, तो सोसाइटी में क्या है, सुसाइड रेट कम होंगे। जैसे अब वेल्थी पर्सन जो है तो होते हैं वो इंडिविजुअल होंगे, मतलब वो फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, वेल्थी पर्सन जो होते हैं, ठीक है। तो इसलिए फैमिली से दूर है तो इंटीग्रेशन कम होगी, ठीक है, अवे फ्रॉम फैमिलियल बॉन्डिंग्स, तो उनसे थोड़े दूर होते हैं इंडिविजुअल। आप भी देखोगे कि जो अमीर लोग होते हैं वो या तो अपना गाँव छोड़ के चले गए होते हैं, जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो फैमिलियल बॉन्डिंग से थोड़े दूर रहते हैं, ठीक है। वो इन चीज़ों को सेक्रीफाइस करके जाते हैं फैमिलियल बॉन्डिंग्स को अमीर बनने के लिए, और वो लोग भी क्या करते हैं उनमें, फिर इसीलिए सुसाइड रेट ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर वजह
वगैरह से। ये हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, बहुत सारे और फैक्टर भी होते हैं, तो सुसाइड रेट ज़्यादा होता है। इसी तरीके से जो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं वो वेल्थी भी होते हैं, और प्रोटेस्टेंट्स जो होते हैं वो लिबरल होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब वो कैथोलिक रिचुअल्स जो होते हैं वो फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें भी सुसाइड रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि रिचुअल जो होते हैं ये हमें क्या करते हैं, ये सोशल इंटीग्रेशन को बढ़ा देते हैं। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कैथोलिक्स की मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ एंसेस्टर वर्शिप की। कोई भी, मतलब उसमें तो क्रिश्चियन पे स्टडी की थी ना, आप जर्नल भी कर सकते हो। एंसेस्टर वर्शिप, मान लीजिए एक न्यूक्लियर फैमिली है, बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिली, एक जॉइंट फैमिली थी, वो ब्रेक होके बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिली में बट गई हुई है विद टाइम, ठीक है। ये जॉइंट फैमिली होती थी, उसके अब कुछ मेंबर जो है, एक बच्चा उसका सन यहाँ पे उसने अपनी शादी की हुई है, एक यहाँ पे सन 2 और सन 3। लेकिन जब एंसेस्टर वार्शिप, साल में कभी एक दिन आता जिस दिन वो अपने एंसेस्टर को वार्शिप करेंगे, तो ये सारे हर साल गट्ठे हो जाया करते थे जॉइंट फैमिली में, और सारे गट्ठे मिलके रिचुअल करते हैं। जितने ज़्यादा ये ऐसे रिचुअल होंगे गट्ठे होने के, ठीक है, श्राद्ध वगैरह होंगे, तो उनमें फिर वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं वो बॉन्डिंग दोबारा से आ जाती है। जैसे हमारे यहाँ जब ईद होती है, तो ईद पे हम गाँव में जाकर ईद मनाते हैं, अपनी नाना नानी दादा दादी के साथ मिलते हैं, दोस्तों के साथ मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो थोड़ी बॉन्डिंग जो है वो बढ़ जाती है। जितने ज़्यादा ऐसे रिचुअल होंगे उतनी बॉन्डिंग होगी, और जितने कम होंगे उतनी कम सोशल इंटीग्रेशन होगी, कम इमोशनल बॉन्डिंग होगी। तो प्रोटेस्टेंट में कम होती है, वो रिचुअल बिल्कुल फॉलो नहीं करते थे, इसलिए सुसाइड रेट ज़्यादा होता था। इसीलिए जो अनमैरिड, इसी तरीके से अनमैरिड लोग जो हैं वो कम इंटीग्रेटेड हैं, ठीक है, इसलिए उनमें सुसाइड रेट ज़्यादा होगा। जो मैरिड होता है उनमें उनकी जो मदर होती है, जो वाइफ होती है, वो उन्हें इमोशनली सपोर्ट करती है, ठीक है। अनमैरिड लोग जो होते हैं, जब वो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, उससे फ्रस्ट्रेशन आती है, वेजेस वगैरह कम होती हैं, तो उन्हें कोई इमोशनल सपोर्ट देने वाला नहीं होता है, इसलिए उनमें सुसाइड रेट ज़्यादा होता है। जबकि मैरिड लोगों में वाइफ होती है इमोशनल सपोर्ट के लिए। इसी तरीके से हमने जेंडर के बेस पे भी उसने कहा था, तो हम देखते हैं कि मेन में सुसाइड रेट ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि पहली बात तो मेन जो है इंडिविजुअलिज्म मेन में ज़्यादा होता है, ठीक है। मेन टू मेन जो रिलेशन होते हैं एक मेन के दूसरे मेन के साथ, वो बहुत कम होंगे, बहुत स्ट्रेंज होंगे। मेन ज़्यादा क्या करते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, तो इसलिए उनको टाइम नहीं मिलता फैमिलीज़ के लिए। लेकिन इसके बरकस अगर हम, और मेंस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है, दे कांट वीप, उनसे एक्सपेक्टेड नहीं होता कि वो रोएंगे। उन्हें अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो वो रो नहीं पाते, वो डिपेंडेंट नहीं होते, दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। वो अपनी फैमिली पे, उनको सिखाया जाता है कि दे आर नॉट सपोज्ड टू टेक हेल्प या आस्क फॉर हेल्प, है ना। दे आर नॉट के मतलब मर्द को शर्म आती है अपनी फैमिली से, ठीक है, या अपनी बीवी से, या बीवी के घर वालों से, उनसे पैसा मांगने में उसको शर्म आती है। दे आर सपोज टू बिकम इंडिपेंडेंट, ठीक है, मतलब मर्द को ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल तक, और कुछ 18 साल तक, और हमारे यहाँ नॉर्मली 25 से 26 साल तक फैमिली पे डिपेंड रहने दिया जाता है। उसके बाद दे आर एक्सपेक्टेड टू बिकम इंडिपेंडेंट। लेकिन वीमेन के साथ ऐसा नहीं होता। वीमेन जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है वो मतलब डिपेंड रह सकती हैं, उनसे इतना एक्सपेक्टेड नहीं होता, उन पे इतना प्रेशर नहीं होता इंडिविजुअलिज्म का, इसलिए। और वीमेन जो है वो अपनी ज़िंदगी का मेजर हिस्सा जो है अपनी ज़िंदगी का वो घर में गुजारती हैं, ठीक है, विद इन होस। जब वो रहती हैं घर के अंदर हैं, तो इसलिए वहाँ पे उन्हें इमोशनल बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, वो रिलीजियस भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि घर के अंदर ही रहना है उनको, तो वो रिलीजियस किताबें वगैरह पढ़ती हैं, घर के अंदर रहेंगी तो अपने रिचुअल्स वगैरह ज़्यादा करती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन, जिसकी वजह से औरतों में ये भी एक स्टडी थी कि औरतों में रिलीजियोसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैन, तो इसी वजह से औरतों में जो है सुसाइड रेट वो कम होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी रीज़न है, ये मैं आपको जनरल बता रहा हूँ। ये देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप खुद से भी ढूंढ सकते हो। मेरा कहने का मतलब था कि किस तरीके से हमने ये देखा कि पार्टिकुलर चीज़ें जो हमें दिखती हैं कि ये पार्टिकुलर हैं, लेकिन अगर हम सोशोलॉजिकली देखेंगे तो हम उनमें जनरल पैटर्न ढूंढ सकते हैं। तो सीइंग, अगर हम आप ये चीज़ देख सकते हो, सीइंग जनरल इन पार्टिकुलर, इसका मतलब आप सोशोलॉजिकली देख रहे हो। दूसरा, फेमिलियर चीज़ों में, जैसे फेमिलियर बहुत सारी चीज़ें ये फेमिलियर थी कि मतलब सुसाइड रेट वगैरह, ठीक है। फेमिलियर क्या है,
एक औरत लव के बेस पे चूज करेगी, ये हर कोई जानता है, ठीक है। बट उसमें हमने देखा कि जनरल पैटर्न क्या है, नई सोसाइटी उसको लिमिट डाल देती है। फेमिलियर है कि सुसाइड जो है नॉर्मली यही माना जाता है कि पर्सनल इशू है, लेकिन नहीं, सोशोलॉजिकली देखेंगे तो हमने देखा किस तरीके से आप किस सोसाइटी में पैदा होते हो वो डिटरमाइन करेगा आपके सुसाइड के चांसेस कितने हैं करने के, ठीक है। इसी तरीके से चाइल्ड बीरिंग ले लो, ये एक तीसरा इशू, तीसरी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। चाइल्ड बीरिंग, एक औरत कितने बच्चे पैदा करेगी, ये भी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। नॉर्मली तो हम फेमिलियर तो यही है कि एक औरत जो है उसकी पर्सनल चॉइस होती है वो कितने बच्चे पैदा करेगी, नहीं, ये भी सोशोलॉजिकली आप देखोगे तो आप ये जानोगे कि ये चीज़ भी सोसाइटी डिटरमाइन करती है कि एक औरत के बच्चे कितने होंगे। मान लीजिए अगर आप अफ्रीका में हो तो आपके बच्चे 5 से 6 तक भी हो सकते हैं। इंडिया में हो, क्योंकि अफ्रीका पुअर कंट्री है, इंडिया थोड़ी मिडिल इनकम कंट्री है, तो यहाँ आजकल चलता है 2 चाइल्ड नाम, पर नॉर्मली 2 से 3 या 4 बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। आजकल आप खुद ही देखो कि जनरेशन वाइज जो इंडिया डेवलप हो रही है ना, जो इंडिया अमीर हो रहे हैं, तो आप देखोगे कि आपके चाचा, अगर आप आपसे एक जनरेशन पीछे देखोगे अपने फादर की जनरेशन में, तो उनमें वो फादर आपके जो हैं वो 4 तक भाई होंगे, ठीक है, साथ में बहनें भी हो सकती है। आप अपना देखोगे आप 2 भाई बहन होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 3 भाई बहन। आगे जब जाओगे तो सिर्फ एक ही इकलौते ही बच्चे आने लगेंगे। डेवलप्ड कंट्रीज़ में यही हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मतलब वेस्ट में, आप डेवलप्ड वर्ल्ड में देखोगे तो औरत नॉर्मली एक बच्चा होगा उनका, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये मतलब आपका डिपेंड करता है आप कहाँ पैदा होते हो। तो इसका मतलब आपकी पर्सनल चॉइस नहीं है, एक औरत की पर्सनल चॉइस नहीं है उसको कितने बच्चे होंगे, वो डिपेंड करता है वो कौन सी सोसाइटी में, सोसाइटी डिटरमाइन करिए। अफ्रीकन सोसाइटी में होगी तो 5 से 6 तक होगी, इंडिया में होगी तो इतने बच्चे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें पर्सनल हम चीज़ें समझते हैं, फेमिलियर ये है कि हम चीज़ें कॉमन सेंस बोलते हैं कि पर्सनल चॉइस है, लेकिन नहीं, सोशोलॉजी के लिए आप स्टडी करोगे आप देखोगे कि सोसाइटी का कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है। तो ये आ गया आपकी सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये 3 मैंने जर्नल, आप 2 जर्नल पॉइंट बताए और आपको एग्जांपल बताती है, आप ढेरों ऐसी एग्जांपल ढूंढ सकते हो। अब जो 3 जो जर्नल पर्सपेक्टिव हैं जो हम आगे भी पढ़ेंगे, 3 मेजर पर्सपेक्टिव, 3 मेजर पर्सपेक्टिव इन सोशोलॉजी, ये हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ में मैं जस्ट ओवरव्यू दूंगा इस टॉपिक को थोड़ा कवर करने के लिए डिटेल में, ताकि आप क्वेश्चंस के आंसर आराम से लिख पाओ। ये चीज़ें बार बार आपने अपनी तरफ से इसमें एग्जांपल्स ढूंढनी है। क्वेश्चन जो भी आएगा आपको, जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे दिया करूँगा, आप उसको इन तरीक़ों से आप आंसर लिखने की कोशिश करना, ये चीज़ें माइंड में रखते हुए। तो अब ये 3 मेजर पर्सपेक्टिव क्या है सोशोलॉजी में। पहला आ गया फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, ये मैं भी जस्ट ओवरव्यू दूंगा आज। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, ये मैं अभी बताऊंगा क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, और तीसरा आ गया सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, ये 3 आ गए, ठीक है। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये फर्स्ट नंबर। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव मतलब ये इसमें फंक्शन की बात हो रही है। तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव वाले जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो उनका ये मानना है कि सोसाइटी में अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है इट इज़ परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शंस। ये कुछ ना कुछ कोई फंक्शन जो है सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ फंक्शंस कर रही है, कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करेगी। ये आ गया फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले बोलते हैं नहीं, सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करते हैं, सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट्स हैं बहुत सारे। क्या क्या कन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब कास्ट के बेस पे कन्फ्लिक्ट्स हैं, ब्राह्मण और दलित्स में कन्फ्लिक्ट हैं, ठीक है। क्लास के बेस पे कन्फ्लिक्ट्स हैं, अमीरों में गरीबों में और अमीरों में कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो उनमें अक्सर वायलेंट मूवमेंट होती हैं, या अमीर हमेशा चाहेंगे अमीर हमेशा चाहेंगे कि गरीबों को अमीर ना होने दिया जाए, और गरीब हमेशा चाहेंगे कि अमीरों से ज़्यादा से ज़्यादा वेज मिले, ठीक है। इसी तरीके से रिलीजन बेस्ड कन्फ्लिक्ट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनलिज्म, मतलब कम्युनल राइट्स वगैरह जब होते हैं, तो ये कन्फ्लिक्ट वाले इन चीज़ों की बात है। जेंडर बेस्ड कन्फ्लिक्ट कि मेन के इंटरेस्ट अलग हैं, वीमेन के इंटरेस्ट अलग हैं, ठीक है। दोनों के आप कोई ऐसी चीज़ नहीं कर पाओगे कि जिससे दोनों सेटिस्फाई हों, ठीक है। तो ये मतलब जैसे रेप का इशू आता है, ठीक है, तो इसमें मतलब मेन औरतों के लिए अलग लॉ बनाने ही पड़ेंगे, ये मतलब ये कन्फ्लिक्ट वाले ये चीज़ें बोलेंगे। तो ये आ गया आपका क्या,
कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। इसी तरीके से जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन, ये सिंबल्स की बात करते हैं। ये मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ सिंबॉलिक वाला। ये बात करते हैं सिंबल्स की, मतलब जब इंटरेक्शन, जब लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो वो उसमें क्या क्या सिंबल यूज होते हैं, जैसे लैंग्वेज, ठीक है। हम एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं तो हम पहले बात लैंग्वेज आती है, फिर हमारे जेस्चर्स होते हैं, जैसे हम हाथ वाथ शेक करते हैं, हैंड शेक करते हैं, ठीक है, तो फिजिकल जेस्चर्स हमारे होते हैं, ठीक है। तो ये, और उसके बाद हमारे माइंड में कुछ थॉट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, माइंड की। तो इन चीज़ों की स्टडी जो करते हैं वो कौन से होंगे, इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, वो होंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट, जो माइंड में क्या चल रहा है, थॉट्स वगैरह, THOUGHTS, थॉट्स वगैरह, ये देखेंगे। तो ये हमारे 3 पर्सपेक्टिव आ गए, इन्हीं को आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आगे इन्हीं चीज़ों को बताऊंगा। यहाँ पे हमारा आ गया फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, यहाँ पे हम लिख देते हैं, अब ऐसे कर देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट PERSP पर्सपेक्टिव, और यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब हम एक चीज़ को, कोई एक एग्जांपल लेके मैं आपको ये चीज़ें समझा देता हूँ। मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ मैं क्राइम की, एग्जांपल में ले लेता हूँ क्राइम, मेरा बहुत फेवरेट रहता है इसलिए मैं इसी की लेता हूँ। क्राइम, या जिसको सोशियोलॉजी में हम क्राइम को डेवियंस भी बोलते हैं, DEVIANC। ये आप आगे हम जाके पढ़ेंगे डेवियंस भी, जब हम आर के मर्टन पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ देंगे। आज मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, वो अगर क्राइम की स्टडी, हम क्राइम पे क्वेश्चन आ जाता है या क्राइम की कोई सोशियोलॉजी स्टडी करेगा तो वो डिपेंड करेगा कौन से पर्सपेक्टिव से करा है। तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव वाले जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, या आपके माइंड में भी अगर आप फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव रख के आप क्राइम को देखना चाहोगे, ठीक है, पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप माइंड में ऐसा रख सकते हो कि एक पैराग्राफ इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के लिख लो, एक इसको और एक इसको। जितने ज़्यादा पैराग्राफ लिखोगे, और एक जो मैंने आपको जर्नल दिया है, पहले 2 पॉइंट बताए, सीइंग जर्नल इन पार्टिकुलर, सीइंग स्ट्रेंज इन फेमिलियर, तो आपके 5 पैराग्राफ हो जाएंगे, बहुत अच्छा डिटेल में क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे क्राइम पे अगर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कैसे देखेंगे। जैसे आपको पता होगा इमाइल दुर्खाइम का मैंने नाम पीछे भी लिया है, सुसाइड पे स्टडी की थी, ठीक है, और उसने क्या बोला था वो हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। और यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया है, हर साल आता ही है, इमाइल दुर्खाइम का सुसाइड पे जो है उस स्टडी के बारे में आता है। तो अभी इमाइल दुर्खाइम जो है ये एक फंक्शनलिस्ट था, ये इस पर्सपेक्टिव से मतलब बिलोंग करता था। तो इसने क्राइम पे क्या बोला, इसने बोला कि ये जो क्राइम होता है या डेवियंस जो होता है ये सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हर सोसाइटी में क्राइम तो होता ही, कोई भी सोसाइटी क्राइम फ्री नहीं है, नो क्राइम फ्री सोसाइटी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्राइम एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में। तो क्राइम अगर एग्जिस्ट करता है, तो मैंने पहले बोला फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव वाले बोलते हैं इफ क्राइम एग्जिस्ट, तो इसका मतलब कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है वो फंक्शनल होती है, सो क्राइम इज फंक्शनल। मतलब क्राइम होना सोसाइटी में, सोसाइटी के लिए अच्छा है। सोसाइटी में जब क्राइम रेट बढ़ता है तो सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं वो अच्छा होता है। क्यों होता है, जैसे इमाइल दुर्खाइम ने बोला जब क्राइम होगा ना तो सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा, सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट के लिए, उसको सोसाइटी को पता चलेगा कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मान लीजिए रेप्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब अब हम लॉ भी बनाएंगे, हमें पता चल गया, जो हमारी गवर्नमेंट है उसको पता चल जाएगा रेप्स बढ़ रहे हैं, और फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि दिल्ली में बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसको पता होगा कि दिल्ली के लीगल सिस्टम में कुछ इश्यूज़ हैं, वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो इश्यूज़ लूप होल सामने आएंगे, तो हम उनको लूप होल को क्या करेंगे, हम लॉज जो है अपने इम्प्रूव करेंगे। तो इम्प्रूवमेंट, न्यू लॉज लाएंगे या उनको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि इंडिया में जब चाइल्ड रेप्स बढ़ने लगे, ठीक है, चाइल्ड रेप्स, तो हमने अपने जो क्रिमिनल लॉ को अमेंड किया हमने, ठीक है, और हमने कहा कि भाई अगर 12 साल से या जिस साल से नीचे की बच्ची का अगर रेप होता है तो उसकी पुनिशमेंट, कैपिटल पुनिशमेंट पहले नहीं दे सकते थे, अब मतलब दे पाएंगे, ठीक है। मैं मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, बट ऐसे ही उन्होंने स्ट्रिक्ट बना दिया था। फिर मतलब 12 से 18 साल का अगर होता है और अगर गैंग रेप होता है तो उसमें क्या होगा, और दूसरी प्रॉब्लम दूसरे में क्या होगा, मतलब लॉ को हमने स्ट्रिक्ट बनाया। क्यों बनाया, क्राइम रेट जब हमने देखा कि चाइल्ड रेप्स बढ़ रहे हैं तो ये हुआ। इसी तरीके से जब मॉब लिंचिंग इंडिया में होने लगी
तो फिर बहुत सारी स्टेट्स ने, ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इन्होंने क्या किया, और वेस्ट बंगाल, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकमेंडेशन दी और इन स्टेट्स ने भी अपने अपने लॉ बनाने शुरू किए। मॉब लिंचिंग पे कोई भी लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है, नॉट इवन ए सिंगल लॉ इन एनी स्टेट इन इंडिया। तो फिर उसके बाद जब होने लगे मॉब लिंचिंग, तो उसके बाद हमने क्या करना चाहा, ये इस पे लॉ बनाने शुरू कर दिए। तो हमें क्राइम से पता चलता है कि क्या इशू है, फिर हम इम्प्रूव करते हैं, तो ये एक फंक्शन पर। इसी तरीके से जब क्राइम होगा तो क्राइम के बाद पुनिशमेंट होगी, ठीक है, किसी ने क्राइम किया उसको सज़ा मिलती है, और पुराने ज़माने में तो पब्लिकली हैंग किया जाता था। तो उससे क्या होता है, जब पुनिशमेंट मिलती है तो पूरी सोसाइटी को क्लियर हो जाता है, ठीक है, पूरी सोसाइटी को क्लियर हो जाएगा कि लॉ क्या है। मतलब अगर आपको पता ही नहीं लॉ क्या कहता है, लेकिन जब आपके साथ के किसी बंदे ने कुछ गलती कर दी और उसको सज़ा मिल गई, तो आपको लॉ का डर बैठ जाएगा। ऐसे नॉर्मली होता है ना, जब क्रिमिनल लॉ जो है वो काम नहीं करता, क्रिमिनल सिस्टम काम नहीं करता, तो लोगों का लॉ से विश्वास उठ जाता है। कलेक्टिव कंसाइंस, ये मैं अभी टर्म यूज़ नहीं कर रहा, बेसिकली इमाइल दुर्कheim ने कलेक्टिव कंसाइंस की बात की थी कि वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती है, क्लियर हो जाती है लोगों के माइंड में कलेक्टिव कंसेंस। लेकिन ये मैं आपको इमाइल दुर्कheim जब आएगा तब पढ़ाऊंगा, अभी आप इतना मान लो लॉ का मान लो, ठीक है। तो जब मतलब नॉर्मली जब लॉ फॉलो नहीं होता है तो क्या होता है, लोग और ज़्यादा क्राइम्स करने लग जाते हैं। लेकिन एक बार जब पुनिशमेंट किसी को मिल जाए ना, तो फिर बाकी वाले उनको डर पैदा हो जाएगा लॉ का। तो क्राइम के बाद पुनिशमेंट होगी, उससे लोगों के माइंड में मतलब लॉ का डर पैदा होगा। तो ये भी एक क्राइम का फंक्शन है। तो क्राइम के मतलब जैसे क्राइम के इसने फंक्शन देखे, इसी तरीके से जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले हैं वो क्राइम की क्या स्टडी करेंगे, उनका बताता हूँ। तो वो मतलब जैसे क्राइम को क्या देखेंगे या डेवियंस को किस तरीके से देखेंगे। देखिए, वो पहली बात वो बोलेंगे, जैसे मैं क्लास के बेस पे कन्फ्लिक्ट लेता हूँ। क्लास के बेस पे कन्फ्लिक्ट जब हो, इसकी बात कौन करते हैं, मार्क्सिस्ट लोग अमीरों और गरीबों के कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, ठीक है। वो कास्ट बेस्ड कन्फ्लिक्ट का उतना नहीं देखते, तो इसलिए मैं ये दे रहा हूँ। तो ये क्या मार्क्सिस्ट लोग क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे क्राइम होता क्या है, व्हाट इज क्राइम, ठीक है। उनका पहला क्वेश्चन आएगा क्राइम होता क्या, वो बोलेंगे क्राइम जो है ना, सिर्फ और सिर्फ क्राइम और ये लॉ वगैरह, ये सिर्फ किसने ये कंसेप्ट ही बनाया हुआ है, किसने, अमीरों ने, कैपिटलिस्ट का कंसेप्ट बनाया हुआ है, उनको फ़ायदा हो रहा है और गरीबों को नुकसान हो रहा है, ठीक है। और ये इन्होंने एक मतलब कंसेप्ट बनाया सिर्फ और सिर्फ गरीबों के खिलाफ, ठीक है। ये मैं आगे बताता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं बची, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्राइम का, ठीक है, जगह नहीं बच रही है क्राइम का। तो ये पहले कैसे बोलेंगे, जैसे पहली बात बोलेंगे कि देख लो, आप कहीं पे भी देख लो, किसी भी कंट्री में, तो आप जेल में देखो, जेल में आपको सबसे ज़्यादा गरीब लोग दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, वो इसीलिए क्योंकि अमीर लोग जो होते हैं, जो रिच पीपल हैं, रिच पीपल वो लॉ को बहुत ज़्यादा मिस यूज़ करते हैं, वाइट कॉलर क्राइम करते हैं वो, ठीक है, लेकिन वो बच जाते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा बच जाते हैं, वो जेलों में, आपको जेल्स में वो बहुत कम मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वो जजेस को ख़रीद लेंगे, ठीक है, वो जजेस को पैसा देके क्या करेंगे, खरीद, मतलब यहाँ पे करप्शन करके वो सिस्टम से बच जाते हैं। तो अमीर लोगों को तो कोई नुकसान हो ही नहीं रहा है, जितने मर्जी क्राइम करें, ठीक है। अमीर अच्छा वकील भी, अमीर जो होगा वो अपने लिए बेस्ट से बेस्ट मतलब वकील लेके आ जाएगा, और वो जजेस को भी खरीद लेगा और वो बच जाएगा। तो पूरा लीगल सिस्टम, पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जो पूरा, ठीक है, इसके लिए अब मैं ये CGS यूज़ करूँगा, CGS, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरे का पूरा जो है अमीरों ने बनाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ गरीबों के खिलाफ, ठीक है, ताकि गरीबों को दूर रखा जा सके। उनको अगर वो कोई क्राइम करें तो उनको पुनिशमेंट मिल जाए, लेकिन अमीरों को ना मिले। अब क्राइम भी क्या है, क्राइम भी क्या है, देखो, जो अमीरों के खिलाफ चीज़ होगी वही क्राइम होगा। कैपिटलिज्म में जब प्राइवेट प्रॉपर्टी गरीबों के पास तो उतनी होती ही नहीं, अमीरों के पास होती है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी, चोरी का कंसेप्ट तभी आएगा, ठीक है, मतलब ये स्टीलिंग का कंसेप्ट तभी आएगा जब प्राइवेट प्रॉपर्टी कंसेप्ट होगा। तो स्टीलिंग क्राइम रखा हुआ है, ठीक है, स्टीलिंग इज ए क्राइम। तो स्टील कौन करेगा, अब जाहिर सी बात है जिसके पास नहीं है वही करेगा। तो गरीब जो है वो अमीर से ही स्टील करेगा। तो इसका मतलब क्राइम यहाँ पे भी क्रिमिनल कौन सा हुआ, यहाँ पे पोर बंदा जो है वो क्रिमिनल है, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई और ले लो, प्राइवेट प्रॉपर्टी का हो गया, ठीक है।
तो ये मैंने मतलब बोल दिया कि किस तरीके से गरीब लोग हैं वो जेलों में भी ज़्यादा होते हैं, अमीर उसका फ़ायदा उठा के सिस्टम से, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से बच भी जाते हैं। क्राइम जो होता है वो भी नॉर्मली जो है वो रिच पीपल जो होते हैं वो उनके खिलाफ जो चीज़ होती है उसको क्राइम कहा जाता है। ठीक है, गरीबों के खिलाफ अगर कोई चीज़ हो उसको क्राइम नहीं कहा जाता। मतलब अगर कोई अमीर है, वो रिच पीपल है, वो वेजेस कम देता है पोर को, तो ये क्राइम नहीं माना जाता। ये इसको नॉर्मली आप देखोगे कि ऐसे सिस्टम होते हैं हर सोसाइटी में। ये भी हम आगे कभी पढ़ेंगे, आप जीएस में पढ़ोगे कि वेजेस ज़्यादातर हर गवर्नमेंट चाहेगी कि जो बड़े बड़े बहाने मार के वो ये चाहेगी कि वेजेस जो हैं वो कम रहें। ठीक है, किसके लिए? गरीबों के लिए, और उसको कोई क्राइम व्राइम नहीं बोला जाता। लेकिन अगर एक पोर शख्स है, ठीक है, और वो जब क्या करते हैं, वो वेजेस के लिए क्या करेंगे? प्रोटेस्ट। तो पुलिस के डंडे तभी पड़ते हैं जब प्रोटेस्ट हो रही होती हैं। ठीक है, तो प्रोटेस्ट करना क्राइम है। ठीक है, और प्रोटेस्ट या सेक्शन जब 144 लगती है, इकट्ठे मतलब 5 से ज़्यादा बंदे इकट्ठे विद हथियार या विरोध हथियार इकट्ठे नहीं रह सकते, सेक्शन 144 वगैरह जब लगेगी। ठीक है, तो ये लोग इकट्ठे लोग मतलब यानी प्रोटेस्ट करने के लिए तो इकट्ठे होते हैं। तो प्रोटेस्ट करना क्या है? क्राइम है। प्रोटेस्ट, अगर वेज के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो इसको भी नॉर्मली इसमें बहुत सारे आपके सेक्शंस लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें कि अमीरों के मतलब ये कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले ये चीज़ें बोलते हैं कि क्राइम जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम है गरीबों के खिलाफ बना हुआ, इसीलिए गरीब ही ज़्यादातर जेल में होते हैं। आप कैपिटल पुनिशमेंट का देख लो, फांसी सबसे ज़्यादा, तो वो भी गरीब, आप डेटा उठा के देख लो तो गरीबों को होगी। ठीक है, कितने ही अमीरों को होती नहीं, अक्सर वो बच जाते हैं सिस्टम से। पूरा सिस्टम गरीबों के खिलाफ ही काम कर रहा है। इसी तरीके से आप कास्ट बेस्ड भी अगर देख लोगे ना कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में, आप देखोगे कि ब्राह्मण्स वर्सेस दलित्स वर्सेस, अब बाकी कास्ट देखो तो जो जो टॉप कास्ट की तरफ जाओगे उनमें क्रिमिनल लोग कम होंगे, लोअर कास्ट में ज़्यादा माने जाएंगे। वो क्यों? और अक्सर आप देखोगे रेप्स भी, कौन लोग ज़्यादा रेप्स में फंसते हैं? जो बेचारे गरीब होते हैं। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि गरीब लोग अनपढ़ होते हैं, ज़्यादा रेप्स यही करते हैं, ज़्यादा क्राइम यही करते हैं। नहीं, अमीर कभी करते होंगे लेकिन वो चीज़ें सामने ही नहीं आती, वो पैसे दे के पहले ही बच जाते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को हमने क्राइम को स्टडी किया। कन्फ्लिक्ट और भी डिटेल में हो सकता है बट मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा। तीसरा आ गया सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट, और इस पर हमें आपकी आज की वीडियो लंबी हो रही है तो बंद करूँगा। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट बता के, ये मतलब बिल्कुल माइंड को स्टडी करेंगे और लैंग्वेज को स्टडी करेंगे, जो चीज़ें इंटरेक्शन में होती है, और जेस्चर्स को, हैंड शेक्स वगैरह, इन चीज़ों को स्टडी करेंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट वाले। अब मान लीजिए ये क्राइम पे क्या स्टडी करेंगे, डेवियंस पे इनका क्या स्टडी करने का तरीका होगा। तो ये इस तरीके की चीज़ें स्टडी करते हैं कि क्राइम का बेसिक कंसेप्ट ही क्या है, डेवियंस होता ही क्या है। तो पहले मतलब मान लीजिए ये ऐसे स्टडी करेंगे कि देखो क्राइम होता ही क्या है। क्राइम ये बोलेंगे कि क्राइम तो वेरी करता है। क्राइम क्या होता है? ये वेरी करता है पॉइंट टू पॉइंट, ये लिख लो टाइम टू टाइम और स्पेस टू स्पेस, मतलब अक्रॉस स्पेस एंड टाइम क्राइम क्या होता है? ये वेरी करता है। ठीक है, मान लीजिए घर के अंदर हो आप, तो घर के अंदर किसिंग वगैरह अलोड है। विद इन होम किसिंग अलोड है। ठीक है, विद इन होम आप न्यूड रह सकते हो। ठीक है, आपको कपड़े नहीं भी पहनोगे, ये क्राइम नहीं है। विद इन होम अगर आप क्या करते हो, गैम्बलिंग करते हो अपने घर के अंदर, ये क्राइम नहीं है। ठीक है, लेकिन यही चीज़ें अगर आप पब्लिक में रोड पे जाके करोगे तो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? इनको क्राइम माना जाएगा। तो इसका मतलब क्राइम अपने आप में, क्राइम पर से मतलब अपने आप में, पर से क्राइम इट सेल्फ इज नथिंग, इट कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, कांट बी डिफाइंड, क्राइम को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता कि न्यूड रहना क्राइम होता तो हर जगह होना चाहिए था क्राइम, तो ऐसा नहीं है। मतलब सोसाइटी में ये चीज़ें वेरी करती हैं। तो क्राइम क्या होता है? ये स्पेस टू स्पेस, टाइम टू टाइम वेरी करती हैं। टाइम टू टाइम कैसे? मान लीजिए ऐसा है कि मान लीजिए जैसे 18 ईयर से, ठीक है, नीचे अगर कोई शादी करता है ना तो वो क्रिमिनल माना जाएगा। मान लीजिए एक क्रिमिनल से, क्योंकि उस पर एक्शन लिया जा सकता है, ये चाइल्ड मैरिज आएगी। ठीक है, लेकिन हो सकता है सोसाइटी जाके आगे आज से 10 साल बाद
18 ईयर को बढ़ा के 21 ईयर कर दिया जाए औरतों के लिए, ठीक है, मर्दों के लिए तो वैसे भी 21 ईयर। तो उस वक्त अगर 21 ईयर से कम वाली औरत शादी करेगी तो उसको भी क्रिमिनल माना जाएगा। तो मतलब 18 से 21 वाली, अभी 1 साल पहले एक्ट पास होने के, लॉ पास होने के 1 साल पहले वो क्रिमिनल नहीं थी, बट लॉ पास हो जाने के बाद जो है वो क्रिमिनल, मतलब वो क्रिमिनल हो जाएगी। तो ये देखिए कि टाइम टू टाइम भी किस तरीके से क्राइम जो है क्या होता है, वो क्राइम की अपनी कोई पहचान नहीं है, डेवियंस की अपनी कोई पहचान नहीं है। स्पेस टू स्पेस कैसे मैंने बताया, घर के अंदर घर के बाहर, ठीक है, ये किस तरीके से एक चीज़ जो घर के अंदर क्राइम नहीं है घर के बाहर क्राइम हो जाती है। उसी तरीके से किस तरीके से आज जो क्राइम है हो सकता है वो कल ना हो, ठीक है, आज जो क्राइम है वो कल नहीं होगा। जैसे जैसे गांधी, आज जो क्रिमिनल है वो भी कल हो सकता है क्रिमिनल ना हो। जैसे गांधी अंग्रेज़ों के लिए उस वक्त क्या था, जब ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी तब गांधी एक क्रिमिनल था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे क्रिमिनल बोला हुआ था, ठीक है। लेकिन जब ब्रिटिश की गवर्नमेंट नहीं रही, जब इंडिपेंडेंट इंडिया आया, तो इंडिपेंडेंट इंडिया में तो गांधी बापू सबसे बेस्ट, मतलब जो इंसान है, शख्स है जिसको माना जाता है वो गांधी था, जिसको हम बापू बोलते हैं, फादर ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो एक शख्स जो कभी क्रिमिनल था उसको एक दूसरी गवर्नमेंट आके किस तरीके से फादर ऑफ इंडिया बना देती है, ठीक है। तो ये चीज़ें एक तो मतलब हम देखते हैं कि वो चीज़ अपने आप में क्या है, मतलब माइंड, यहाँ पे हमने माइंड को देखा, थॉट को देखते हैं कि क्राइम होता क्या है, एक शख्स के माइंड में क्या इमेज बनती है क्राइम की। उसी तरीके से हम लैंग्वेज बेस पे भी, इस यहाँ पे तो स्टडी नहीं होगी क्राइम को, कोई और चीज़ होगी तो लैंग्वेज को स्टडी करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज़ें मतलब डिटेल में, कोई भी ऐसा टॉपिक आ जाए तो आप इन 3 पर्सपेक्टिव से उस टॉपिक को, उस पर 3 पैराग्राफ लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक और बता देता हूँ, ये फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट। हमारे सिलेबस में जो थिंकर्स हैं, मैं उन थिंकर्स को यहाँ पे डिवाइड करके बता देता हूँ कौन कौन सा किस पर्सपेक्टिव से तल्लक रखता है, ठीक है, ताकि आपको उनके नाम भी आप साथ में लिख पाओ कहीं। देखिए, इमाइल दुर्खाइम फंक्शनलिस्ट था। टेलकट पार्सन हमारे सिलेबस में है, आप सिलेबस पास में रखना जब ये वीडियो देख रहे होगी। टेलकट पार्सन वो भी फंक्शनलिस्ट था, ठीक है। आर के मर्टन ये भी फंक्शनलिस्ट है, ठीक है। कन्फ्लिक्ट में कार्ल मार्क्स, ठीक है, ये कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में आ जाएगा। ये मैं पेपर ए के जो थिंकर्स हमारे सिलेबस में होता है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट में मैक्स वेबर आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा G.H. मीड क्या है, G.H. मीड जैसे माइंड की स्टडी करेगा, बोलेगा हर शख्स में एक आई होता है, एक मी होता है, हर किसी के सेल्फ में। तो जिन लोगों के सेल्फ में आई ज़्यादा होता है ना, वो ये बोलेगा कि, ये भी मैं आपको, देखो अभी मैंने पीछे क्राइम के बारे में बता रहा हूँ, माइंड में जाके ये भी बता सकता हूँ कि किसी शख्स में जिसमें आई ईगो का या सेल्फ का आई कंपोनेंट ज़्यादा डोमिनेंट होता है वो क्रिमिनल ज़्यादा होंगे। मी वाले कॉवर्ड होते हैं, तो जिन लोगों में मी कंपोनेंट ज़्यादा डोमिनेंट होता है वो लोग ज़्यादा कन्फॉर्मिस्ट होंगे, वो डेविएंट नहीं होंगे, वो लोग ज़्यादातर कन्फॉर्मिस्ट होंगे, ठीक है। तो ये जैसे मतलब, तो ये चीज़ें जैसे गांधी वांधी, ये आई वाले जो होते हैं ना बहुत इनोवेटिव होते हैं, जैसे गांधी वांधी, तो इनको क्रिमिनल माना गया। मी वाले जैसे मिडिल क्लास लोग, ये बेचारे डरते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये कन्फॉर्मिस्ट होते हैं, मिडिल क्लास के लोग आपको कम दिखेंगे क्रिमिनल्स, ठीक है। तो ये तरीके आगे कार्ल मार्क्स क्लास की बात करता है, क्लास कन्फ्लिक्ट की बात करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो जैसे जेंडर बेस देख लो, मैं एक और बता देता हूँ। जेंडर बेस कभी ऐसा होता है कि मेन कोई चीज़ करते हैं वो उसको क्राइम नहीं माना जाता, लेकिन औरत वही चीज़ करती है तो उसको क्राइम माना जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपने वो ढूंढनी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जब औरतें करेंगी तो क्राइम होगा, मर्द करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। और जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रेप की, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में जेंडर से। देखिए, ए वुमेन कैन बी रेप्ड, ठीक है। वीमेन का रेप हो सकता है एज पर इंडियन लॉ, ठीक है, ठीक है। रेप की डेफिनेशन ही में आएगा कि मैन जो है वो कर रहा है वुमेन का, ठीक है। बट इंडिया में कहीं भी कोई ऐसा लॉ नहीं जिसमें ये कहा जाए कि वीमेन, मतलब वुमेन कांट रेप, ठीक है। इंडिया में ऐसा है कि वुमेन कांट रेप मैन, ऐसा कोई लॉ नहीं है। कोई मर्द जाके अदालत में बोले कि एक औरत ने मेरा रेप किया, नहीं, उसको रेप माना ही नहीं जाएगा, लॉ उसको रेप डिफाइन करता ही नहीं। तो ये देखिए किस तरीके से
हमने कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से एक ये चीज़ ढूंढी क्राइम में, तो इस तरीके से अपने से हुड भी ढूंढनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। ये पर्सपेक्टिव है, आप इसको देख लेना। ये जो 3 पर्सपेक्टिव है, आगे हम डिटेल में जब ये थिंकर्स पढ़ेंगे तो ये चीज़ें डिटेल में भी पढ़ेंगे। फंक्शनलिज्म क्या होता है, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या क्या होते हैं, कौन कौन से थिंकर हैं इसमें। ठीक है, तो जैसे रैल्फ डैरेनरा, ये भी एक है, पर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा नहीं। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें हम तब डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, पूछना, मैं बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।